विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर किया पलटवार। कहा, अंकार में डूबे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर उठा रही है सवाल। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कानून के तहत राहुल को अयोग्य किया गया घोषित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी राज्यों की बुलाई बैठक में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की होगी समीक्षा। राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। राष्ट्रपति नागरिक अभिनंदन समारोह में भी लेंगी भाग। G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में आज से। बैठक में भूमि क्षरण को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेजी लाने और जैव विविधता को समृद्ध करने पर होगा मंथन। सुप्रीम कोर्ट ईडी के समन के खिलाफ के कविता की याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी सम्मन को दी है चुनौती। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने का भी है अनुरोध। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर भी नारेबाजी की गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष के नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पिछड़े समुदाय से भी माफी नहीं मांग रहे हैं, ना कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सावरकर को जानने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेंगे। राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब सावरकर को जान पाएंगे। और सावरकर बनना तो उनके लिए, जिस सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी, वो कभी सेलुलर जेल गए हैं? एक बार सेलुलर जेल जाकर के देख लें, तब पता चलेगा कि सावरकर क्या है। और केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के मसले पर कहा कि देश में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे प्रकरण को राहुल गांधी को राजनीति के चश्मे से नहीं बल्कि कानून के चश्मे से देखना चाहिए। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको फर्क करना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता में
और गाली देने की स्वतंत्रता में उनको फर्क करना चाहिए। वो इसको सारे प्रकरण को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उनको इसको राजनीति के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, उनको कानून के चश्मे से देखना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और राहुल गांधी अपनी दादी की तरह इमरजेंसी की पुनरावृत्ति कराना चाहते हैं। ये जो उनकी सदस्यता है ये कोर्ट ने खत्म की ना। यदि इस देश में संविधान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, यदि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, पूरी दुनिया न्यायपालिका को मानती है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो पूरी ट्रांसपेरेंट है, इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इमरजेंसी की याद आती है? उनकी दादी ने जो किया वही काम जो है राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार के लोग करना चाहते हैं। इसमें सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खत्म की है। तो ये जो उनका काला मन और काला दिन है और राजनीति का जो काला अध्याय इमरजेंसी लगा के 1975 में इंदिरा जी ने शुरू किया था इमरजेंसी के समय, उसी की ये पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग करके और अपने आप को बचाया था। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह के अनर्गल बयान दिए हैं, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस नेता संविधान में और न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से ओबीसी समुदाय आहत हुआ है और कोर्ट के द्वारा समय दिए जाने के बाद माफी नहीं मांगने के अवसर को गंवाया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन यातनाओं को चल करके वहां का परिवेश ने जिस तरह के आंसू बहाए थे, वो आज इतने दशक बीत जाने के बाद में भी वहां महसूस किए जा सकते हैं। कोल्हू के बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहां जाकर के अपने हाथ वहां रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए, तब आपको सावरकर का संघर्ष समझ में आएगा, जिसने 10 से ज्यादा साल तक केवल 2 कटोरे पानी के सहारे अपने दिन गुजारते हुए भी न केवल अपना मनोबल बनाए रखा, अपितु अपने साथी कैदियों का मनोबल भी न टूट जाए, इसकी भी चिंता की और हजारों पन्नों की अमर गाथाएं अपने हाथ से दीवारों पर लिखी थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए। और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूंगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए
वहां जाकर के और माफी मांगना चाहिए। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का विजन है प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकास से देश का नेतृत्व करना। भारत तकनीकी में जल्द ही आयातक से बड़ा निर्यातक बनेगा। This vision is that we have passed through all those serious issues. Time has come when we should be taking the lead in developing technology. We have to take the lead in becoming a technology exporter and not just the technology consumer. That's the vision with which the entire industry is working, the entire sector is working today. We already have interest from more than 18-20 countries now, where people would like to deploy this system, because there is a trust in the products which are coming from India. People know that India's products would have been deployed and tested at scale. So as our Honorable Prime Minister said very recently, India's telecom sector provides solutions which can be trusted and which can be deployed at scale. केवल 14 से 16 महीने में ही हमारे देश के रिसर्चर और उद्यमियों ने 60 विभिन्न तकनीकों में 127 पेटेंट कराए हैं। यह हमारे देश का आत्मविश्वास है। Within a very short time frame of less than about 14-16 months, we have today 127 patents in 6G technology. This is the confidence of our country. This is the confidence of India. This is the confidence of our entrepreneurs. This is the confidence of our researchers who now sincerely believe, who really think that yes, we can make a very big contribution to the development of 6G technology. केंद्र सरकार देश में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों की बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से शनिवार को परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। वहीं देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा करना है। अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1805 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.39% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.19% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,300 तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति कोलकाता में नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वे जोरा संको ठाकुर बाड़ी जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। शाम को राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में नेताजी इंडोर स्टेडियम में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति मंगलवार को बेलूर मठ जाएंगी। वे कोलकाता में यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आज से शुरू हो रही है। 3 दिवसीय इस बैठक में पर्यावरण, मौसम, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। गांधीनगर में इस दूसरी बैठक में पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन समेत भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा।
भारत को अपनी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ मेगा जल परियोजनाओं को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के मामले में तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित माफिया अतीक अहमद को कल दिन में 11 बजे को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है। यूपी पुलिस टीम अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है। अभी यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर मध्य प्रदेश के झांसी पहुंच चुकी है। पुलिस का काफिला देर शाम प्रयागराज पहुंचेगा। अदालत के आदेश पर प्रयागराज से एसटीएफ के साथ पुलिस अधिकारियों ने रविवार सुबह साबरमती जेल पहुंचकर अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लिया था। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस माफिया से नेता बने अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली जिला कारागार लेने पहुंची है। अतीक अहमद के भाई अशरफ उर्फ खालिद असीम को आज प्रयागराज लाया जाना है। खालिद असीम पिछले 2.5 साल से बरेली जेल में बंद हैं। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के बाद गवाह उमेश पाल के अपहरण का अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ मुख्य आरोपी हैं। अपहरण मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर 28 मार्च को सजा सुनाई जा सकती है। इसके चलते दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है। असम के गुवाहाटी में आज चुनाव आयोग का दल परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों और हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारक पहुंचना शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में चल रही परिसीमन प्रक्रिया की वास्तविकता और इस संबंध में हितधारकों और आम जनता की अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए असम का दौरा करने का फैसला किया है। राज्य में अपने प्रवास के दौरान आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों सहित राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत पर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए असम के 3 दिन के दौरे पर कल शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। 26 में जो नेशन वाइड डिलिमिटेशन होगा तो नेशन वाइड का साथ एक साथ में होना है। जब एक साथ में होगा तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ेगा, दिल्ली में हमारा असम का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा और असेंबली का एलोकेशन बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये कहना है कि अभी मिड टर्म को नहीं करके 2026 में नेशन का साथ एक साथ करें, जहां में कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर बढ़ जाए। तमिलनाडु में बिना शर्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रूट मार्च की इजाजत देने के मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि वे पूरी तरह से आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ नहीं है। कुछ संवेदनशील इलाकों को छोड़कर बाकी जगह शर्तों के साथ रूट मार्च की ही इजाजत होनी चाहिए। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है। फैजल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी, इसलिए उनको सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने सजा के साथ साथ दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी, पर लोकसभा सचिवालय ने अभी तक अयोग्यता का आदेश वापस नहीं लिया है। और मुंबई के अंधेरी में साकीनाका मेट्रो स्टेशन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर स्टोर में आग लग गई। स्टोर में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटनास्थल पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। सुबह दिल्ली में तेजस्वी की पत्नी रेशल उर्फ राजश्री ने बेटी को जन्म दिया। इसकी जानकारी तेजस्वी यादव ने खुद ट्विटर पर दी है। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है।
डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं नागालैंड के दीमापुर के मोआ सुबोंग के अबियोजेनेसिस बैंड के बारे में। मोआ सुबोंग इस बैंड के माध्यम से युवाओं को सही राह दिखाने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के बहुत ही मशहूर झाड़ीपट्टी रंगमंच के कलाकार परशुराम कोमाजी खूणे के बारे में। और आइए देखते हैं हमारी खास श्रृंखला। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण। ये है नागालैंड के दीमापुर के मोआ सुबोंग का बैंड एबियोजेनेसिस, जिसमें अन्य वाद्यों के साथ बजाया जा रहा है बामहम, एक नया वाद्य जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोआ सुबोंग, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बामहम 2 शब्दों बम्बू और हमिंग से बना है, जिसे मोआ सुबोंग विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोंग ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप, संगीत की नई शैली होवे और टिग्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। This is the bam-hum, which I invented, and looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arula, she was appointed as guru to teach folk theatre and music. We were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error, this bam-hum came about. We started this band in the year 91, and we started as a rock band. Arla and I discussed that our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोंग नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। Moa Subong is my friend, old friend, and he is a hard-working person. He never give up to create music and playing music with his wife, and his whole family. They are the family band, and really now, what he's doing is now he want to change the music for the Northeast and especially our folk songs, and he create a music instrument also. Now the Northeast artists, they are so happy. We are proud of that, and they give a lot of encourage to the artists, because to the artists now on they give big recognitions to the grassroots artists. नागालैंड लोक कथाओं की भूमि है, जहां संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जनजातियों के पास ताती, ठेकू, असेम, जेमजी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो उनके रीति रिवाजों को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बदलते वक्त के साथ नए दौर के आधुनिक रॉक संगीत के साथ परंपरागत नागा संगीत का फ्यूजन कर युवाओं को नागा संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं मोआ सुबोंग।
नागालैंड के गायक, संगीतकार, गीतकार एवं इनोवेटर मुआ सुबोंग को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद और उनके ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मिलने पर सहमति व्यक्त की है। इस महीने की शुरुआत में ईरान और सऊदी अरब ने वर्षों के बाद राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए वो सहमत हुए हैं। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान सरकार के सांख्यिकी विभाग की तरफ से जारी किए आंकड़ों के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह में महंगाई दर 47% तक पहुंच गई। इसके चलते पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जरूरी सामानों की कीमतों में 228% तक वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर ने आम आदमी के लिए जरूरी 51 वस्तुओं के दामों में हुई वृद्धि के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें सर्वाधिक 228% की वृद्धि प्याज की कीमतों में हुई है। इसके अलावा आटे की कीमत भी 120% की बढ़ोतरी हुई है। चाय 94%, केले 89%, चावल 81% व अंडे में 79% वो महंगे हो गए हैं। वहीं डीजल के दामों में 102% और पेट्रोल के दामों में 81% वृद्धि हुई है। और वित्तीय संकट से जूझ रहे अमेरिकी सिलिकॉन वैली बैंक को अपना खरीदार मिल गया है। सिलिकॉन वैली बैंक को फर्स्ट सिटीजन्स ने खरीद लिया है। ये डील 119 अरब डॉलर में हुई है। इस बैंक के डूबने के बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इसका रेगुलेटर नियुक्त किया गया था। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जारी एक बयान में कहा है कि फर्स्ट सिटीजन्स बैंक और ट्रस्ट ने सिलिकॉन वैली बैंक के सभी डिपॉजिट्स और लोन को खरीदने के लिए अपनी सहमति दे दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।